घुटनों का दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? क्या ये एक बीमारी है? क्या इससे बचा जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, अगर इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो और कुछ चीज़ों का सही वक्त पर ध्यान रखा जाए तो इससे बचा जा सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि आमतौर पर लोग इस सही वक्त को पहचान नहीं पाते या फिर कुछ लोग दर्द को गले लगाए अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं और ये सिलसिला सालों साल चलता रहता है। और आखिरकार जब पानी सर से ऊपर हो जाता है और आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और पता चलता है कि भाई अब तो नी रिप्लेसमेंट यानी घुटने बदलवाने पड़ेंगे। और सच बताऊं तो ज़्यादातर केसेस में उस वक्त नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचता। बस इस वीडियो का मकसद उसी वक्त को टालना है और ये मुमकिन है। इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस की A to Z नॉलेज, कब, क्यों, कैसे से लेकर इससे बचने और इलाज तक के तमाम तरीके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो करेक्ट टाइम कौन सा है जब आप कुछ करेक्ट एक्शन लेकर अपने दर्द को कम कर सकते हैं और आने वाले वक्त में नी रिप्लेसमेंट जैसी नौबत से खुद को बचा सकते हैं। क्योंकि मेरा काम और मेरा मकसद ही आपके जॉइंट पेन को कम करना, उन्हें हेल्दी बनाए रखना और आने वाले वक्त में नी रिप्लेसमेंट या किसी भी तरह की सर्जरी से बचाना है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी बेस्ट एक्सरसाइजेस जिन्हें अगर आप सही वक्त पर शुरू करते हैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए तो आप घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं। और जिन लोगों को पहले से ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये एक्सरसाइजेस उनके दर्द को कम करेंगी और साथ ही उनकी मसल्स को मजबूत करके उनके जॉइंट्स पर पड़ने वाले एक्स्ट्रा दबाव को भी कम करेंगे। वैसे एक बात और, आमतौर पर हमारे इंडिया में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में कोई ना कोई नॉलेज देने वाला डॉक्टर हमें ज़रूर मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कई बार अधूरी या गलत इन्फॉर्मेशन फ़ायदे के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर ओपीडी में ऐसे मरीजों से मुलाकात होती रहती है जो अपने किसी जानकार के कहने पर वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें जो उन्हें नुकसान पहुँचा रही होती हैं और वो इस नुकसान से अनजान होते हैं। तो जाहिर है कि सही नॉलेज का होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस चैनल के ज़रिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक ऐसी जर्नी की जिसमें मैं आप तक पहुँचाऊँगा कंप्लीट और एक्सपर्ट मेडिकल नॉलेज, वो भी सिंपल और आसान भाषा में, और हमारे आमतौर पर होने वाली मसल्स, जॉइंट्स और नसों से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम जिन्हें हम सही वक्त पर पहचानेंगे और उनसे बचेंगे। तो बिना देरी शुरू करते हैं सफ़र को। मेरा नाम है डॉक्टर नवेद, ऑर्थो फिजियोथेरेपिस्ट, आपका अपना पर्सनल फिजियो। वेलकम टू दिस चैनल माई पर्सनल फिजियो। घुटनों का दर्द आजकल इतना कॉमन हो गया है कि आज लगभग हर घर में एक न एक शख्स ऐसा मिल ही जाएगा जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हो। हालांकि घुटने के दर्द की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस इसमें सबसे कॉमन और सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर कहा जाए तो ये दुनिया भर में बढ़ती हुई डिसेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह है। वैसे तो ये बढ़ती उम्र के लोगों में होता है, लेकिन ये कम उम्र के लोगों में भी हो सकता है, खासकर उन लोगों में जिनको पहले कभी घुटने में चोट लगी हो, किसी तरह की घुटने में सर्जरी हुई हो या फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री हो। इसके होने के चांसेस उन लोगों में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो लोग ओबीज होते हैं, यानी जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, या वो लोग जो हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे कि फुटबॉल, रनिंग, बास्केटबॉल वगैरह में पार्टिसिपेट करते हों, या फिर कुछ ऐसे प्रोफेशन या काम काज करने के तरीके जिसमें बार बार उठना बैठना पड़ता हो या फिर लंबे वक्त के लिए क्रॉस लेग यानी चौकड़ी मारकर बैठना पड़ता हो। वैसे अगर 25-30 साल पीछे की बात की जाए तो ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन नहीं हुआ करती थी जितनी आजकल है, और इसकी एक बड़ी वजहों में से आजकल का लाइफ स्टाइल और खान पान भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये होता क्या है और क्यों होता है। हमारा नी जॉइंट वैसे तो 4 बोन से मिलकर बनता है, लेकिन हम यहाँ 2 बोन्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेनली इन्हीं 2 बोन्स का मेन रोल होता है। ऊपर वाली थाई बोन जिसे हम फीमर कहते हैं और नीचे वाली बोन टिबिया कहलाती है, और इन दोनों बोन्स के बीच होती है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज एक तरह की सॉफ्ट स्मूथ बोन होती है। अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो हमारे नोज का टिप और कान का ऊपर वाला पोर्शन ये भी एक तरह के कार्टिलेज ही होते हैं। हमारे नी जॉइंट में मेनली 2 तरह के कार्टिलेज होते हैं, मेनिस्कस एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज। नंबर 1 इज मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या होती है? मेनिस्कस एक तरह से हमारे नी जॉइंट में शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। अगर ध्यान दिया जाए हम जिंदगी भर जितने उछल कूद करते हैं, भागदौड़ करते हैं, यही वो कार्टिलेज है जो सारे दबाव को झेलती है, इसलिए इसे एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर भी कहा जाता है। सेकेंड इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज हमारे जॉइंट बनाने वाली दोनों बोन्स की सरफेसेस पर चढ़ी होती है और इसका काम हमारे दोनों बोन्स के बीच स्मूथ मूवमेंट करने और दोनों बोन्स को आपस में टकराने से बचाना होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर इसी कार्टिलेज के डैमेज होने की वजह से होता है। और ये डैमेज होता क्यों है? ये डैमेज मेनली 2 वजहों से हो सकता है। नंबर 1 इज़ वेयर एंड टियर।
वेयर एंड टेयर यानी कार्टिलेज में टूट फूट होना। और ये टूट फूट क्यों होता है? हो सकता है कि पहले कभी हमारे घुटने में चोट लगी हो, किसी तरह की घुटने में सर्जरी हुई हो, या फिर आजकल के ज़माने में 35-40 प्लस के लोग हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे कि फुटबॉल, रनिंग, बास्केटबॉल वगैरह में पार्टिसिपेट करते हों। सेकेंड रीज़न जो बहुत कॉमन है और इस वीडियो में उस पर हमारा मेन फोकस भी रहेगा, वो है एज से रिलेटेड कार्टिलेज का डिजेनरेशन होना, यानी बढ़ती उम्र के साथ कार्टिलेज का घिस जाना। हालांकि पहले ये 65-70 प्लस के लोगों में हुआ करता था, लेकिन आजकल इतना बुरा हाल है कि 50 प्लस यहाँ तक के बहुत से 40 प्लस के लोग भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा कि घुटने का गैप या स्पेस कम हो गया है। दरअसल ये आर्टिकुलर कार्टिलेज ही होता है जो आपस में घिस कर दोनों बोन्स के गैप को कम कर देता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि घिस कर लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और हमारी दोनों बोन्स आपस में टकराने लगती हैं, और ये स्टेज बहुत पेनफुल होती है। ऐसी स्टेज में नी रिप्लेसमेंट ही आखिरी रास्ता बचता है। लेकिन जाहिर है कि कोई भी इस स्टेज तक पहुंचना नहीं चाहेगा और कोई पहुंचना भी नहीं चाहिए, और मेरी इस वीडियो का मकसद भी यही है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कुछ चीज़ों का सही वक्त पर ध्यान रखा जाए तो इससे बचा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो करेक्ट टाइम कौन सा है जब आप कुछ करेक्ट एक्शन लेकर इससे बच सकते हैं। नंबर 1 इज पेन। शुरुआत में हल्का हल्का दर्द शुरू होता है जो कि ज़्यादातर घुटने की अंदर वाली साइड होता है। ये दर्द हर वक्त भी हो सकता है या फिर कुछ एक्टिविटीज़ जैसा कि थोड़ा सा चलने के बाद, बैठ कर उठने के बाद, सीढ़ी चढ़ने उतरने के बाद या फिर कुछ देर खड़े होकर काम करने के बाद भी हो सकता है। हालांकि थोड़ा बहुत रेस्ट करने पर यह दर्द कम भी हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो बस यही वो टाइम है जब आपको सतर्क होना होगा, क्योंकि इसके बाद दर्द धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इस दर्द की वजह से आगे चलकर धीरे धीरे हमारा चलना फिरना कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ता चला जाता है। वजन बढ़ने की वजह से हमारे घुटने पर दबाव और तेज़ी से बढ़ता है और हमारा घुटना और तेज़ी से ख़राब होना शुरू हो जाता है। और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि हमें कहीं आने जाने के बारे में भी 10 बार सोचना पड़ता है कि वहाँ कितना चलना पड़ेगा, सीढ़ियाँ तो नहीं है, वेस्टर्न टॉयलेट है या नहीं, वगैरह वगैरह। सेकेंड इज स्टिफनेस। आमतौर पर सुबह सुबह सोकर उठने के बाद या फिर कुछ देर बैठकर खड़े होने के बाद हमें जॉइंट में स्टिफनेस और दर्द महसूस हो सकता है। हालांकि शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत मूवमेंट करने पर स्टिफनेस कम भी हो जाती है, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और ये हर वक्त भी महसूस हो सकती है। नंबर 3 स्वेलिंग। अब जैसे जैसे हमारी कार्टिलेज घिसने लगती हैं और हमारी दोनों बोन्स आपस में टकराने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारी दोनों बोन्स के किनारों में नोकें निकल आती हैं, जिन्हें हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। ये ऑस्टियोफाइट्स मूवमेंट करने पर हमारी मसल्स में चुभते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है। जॉइंट छूने पर गर्म भी महसूस हो सकता है और इसमें रेडनेस भी दिखाई दे सकती है। नंबर 4 इज क्रेपिटस। नेक्स्ट कॉमन चीज़ जो इसमें होती है वो है मूवमेंट करने पर कुछ चटकने या कुछ ग्राइंड होने जैसे साउंड का आना, जिसे हम क्रेपिटस कहते हैं। और ये साउंड तब आती है जब हमारी डैमेज कार्टिलेज की सरफेसेस आपस में एक दूसरे से घिसती हैं। शुरुआत में इस आवाज़ के साथ दर्द नहीं भी हो सकता, लेकिन आगे चलकर इसमें दर्द भी हो सकता है। नंबर 5 इज डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। दर्द और स्टिफनेस के बने रहने की वजह से धीरे धीरे हमारे नी जॉइंट का मूवमेंट भी कम हो सकता है और हमारा नी जॉइंट जितना मुड़ना चाहिए उतना मुड़ नहीं पाता। यहाँ तक कि हमारे घुटने के आसपास की मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं और हमारा नी जॉइंट कुछ इस तरह से मुड़ जाता है, जिसे हम फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कहते हैं। नंबर 6 इज मसल वीकनेस। लंबे वक्त तक दर्द और स्टिफनेस के बने रहने की वजह से हमारी मसल जो नी जॉइंट को सपोर्ट करती हैं वो भी धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे नी जॉइंट का बैलेंस और स्टेबिलिटी भी कम हो जाते हैं। चलने में डिफ़िकल्टी आती है, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और ऐसे में गिरने के चांसेस भी बन जाते हैं। नंबर 7 इज जॉइंट डिफॉर्मिटी। क्या आपको पता है हमारे टोटल बॉडी वेट का 75% वजन हमारे घुटनों पर पड़ता है, और वो भी खासकर घुटने की अंदर वाली साइड पर, जिसका मतलब है कि जितना ज़्यादा बॉडी का वेट होगा उतना ही ज़्यादा घुटने पर प्रेशर पड़ेगा। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज डैमेज होने की वजह से हमारे नी जॉइंट पर एब्नॉर्मल प्रेशर बढ़ता चला जाता है, वो भी घुटने की अंदर वाली साइड पर, जिसकी वजह से आगे चलकर हमारी बोन्स कुछ इस तरह से बो शेप में मुड़ जाती हैं, जिसे हम बोलेक्स कहते हैं। तो ये सब परेशानियां हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में लोगों को बेहद परेशान करती हैं, और इन प्रॉब्लम्स के अलावा बहुत सारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस भी होते हैं जो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हो। नेक्स्ट हम बहुत सिंपल और शॉर्ट में इसकी स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। इसकी स्टेजेस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा कि हम किस स्टेज में फॉल करते हैं और हम उसे उसी हिसाब से मैनेज करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेनली 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1, इसे हम माइनर स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में ज़्यादातर लोगों को कोई दर्द या सिम्टम्स महसूस नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को कभी कभार स्टिफनेस महसूस हो सकती है।
एक्सरे करने पर कोई खास चेंजेस नज़र नहीं आते और इस स्टेज में कोई खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। स्टेज 2, इसे हम अर्ली या शुरुआती स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में सुबह सुबह सोकर उठने के बाद या फिर कुछ ज़्यादा देर बैठ कर खड़े होने के बाद जॉइंट में स्टिफनेस और दर्द महसूस हो सकती है, जो कि थोड़ा बहुत मूवमेंट करने पर कम भी हो जाती है। एक्सरे करने पर जॉइंट स्ट्रेस में थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे सकती है, जिसका मतलब है कि यहाँ कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो चुका होता है। स्टेज 3, इसे हम मॉडरेट या मिडिल स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में कुछ एक्टिविटीज़ जैसा कि थोड़ा सा ज़्यादा चलने के बाद या फिर कुछ देर खड़े होकर काम करने के बाद जॉइंट में दर्द और स्टिफनेस महसूस होती है और जॉइंट में स्वेलिंग भी दिखाई देती है। एक्सरे करने पर जॉइंट स्ट्रेस में ठीक ठाक कमी दिखाई देती है और कुछ ऑस्टियोफाइट्स भी दिखाई दे सकते हैं। स्टेज 4, इसे हम एडवांस स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में लोगों को काफ़ी दर्द और डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि कुछ ही कदम चलने पर या थोड़ा सा भी जॉइंट को बेंड करने पर काफ़ी तेज़ दर्द होता है। जॉइंट में रेडनेस और स्वेलिंग भी दिखाई देती है और चलना फिरना भी काफ़ी कम हो जाता है। एक्सरे करने पर जॉइंट स्पेस पूरी तरह से खत्म दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि यहाँ कार्टिलेज लगभग पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है और दोनों बोन्स आपस में टकराने लगती हैं और यहाँ ऑस्टियोफाइट के साइज पहले से और ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं। तो इन चारों स्टेज में से अगर पहली स्टेज को छोड़ दिया जाए, क्योंकि आमतौर पर पहली स्टेज का लोगों को पता नहीं लग पाता और हमें सेकंड या थर्ड स्टेज पर ही एक्सरे कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें इसे सेकंड स्टेज पर ही रोकना है और थर्ड स्टेज पर प्रोग्रेस नहीं होने देना है। और अगर थर्ड स्टेज पर है तो इसे फोर्थ स्टेज पर प्रोग्रेस नहीं होने देना है। हालांकि सेकंड स्टेज पर इसे रोकना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको अपने आप पर भरोसा है, अगर भरोसा नहीं भी है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, बस थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी मेहनत और जीत आपकी। चलिए अब हम चलते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट एक्सरसाइज की ओर और जानते हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हमें शुरू करनी चाहिए और साथ ही वो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो हमें इस प्रॉब्लम को होने से बचा सकती हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इन पांचों एक्सरसाइज में से सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसे किस तरह करना है, बस सिंपली टॉवल का एक लगभग 7 से 8 इंच मोटा रोल ले लेंगे और इसे घुटने के नीचे कुछ इस तरह से रखना है। अपने दूसरे वाले पैर को मोड़ लेंगे और अपने हाथ से इस तरह सपोर्ट कर लेंगे। इस एक्सरसाइज को हमें 3 स्टेप्स में करना है। फर्स्ट स्टेप, एंकल को पुल करेंगे। सेकंड स्टेप में घुटने को नीचे दबाएंगे एंड थर्ड स्टेप में लोअर लेग को ऊपर हवा में उठाना है और इस पोजीशन को हमें 10 काउंट्स के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे से डाउन। ये हुआ हमारा एक रिपीटेशन। इस तरह से हमें 10 रिपीटेशन के 3 सेट करना है। इस एक्सरसाइज को हम लेट कर भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बस सिंपली अपने बेड की हेड एंड साइड पर इस तरह से टेक लगा लें और बस शुरू हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। आप फील करेंगे कि ये एक्सरसाइज बेस्ट होने के साथ साथ काफ़ी कंफर्टेबल भी है। सेकेंड एक्सरसाइज में हमें बेड पर लेट जाना है। अपने दूसरे वाले लेग को इस तरह से बैंड कर लेंगे और इस एक्सरसाइज को भी हमें 3 स्टेप्स में करेंगे। फर्स्ट, एंकल को पुल करेंगे। सेकंड स्टेप में पैर को बाहर की तरफ घुमा लेंगे एंड थर्ड स्टेप में पैर को ऊपर हवा में उठाना है 45 टू 60 डिग्री या फिर कह सकते हैं कि बेड से लगभग 12 से 15 इंच ऊपर। और इस पोजीशन को भी हमें 10 काउंट्स के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे से डाउन। थर्ड एक्सरसाइज में भी हम बेड पर लेट जाएंगे और साइड लाइन पोजीशन में आ जाएंगे। नीचे वाला पैर इस तरह से बैंड कर लेंगे और ऊपर वाला पैर हमारा सीधा रहेगा। इस एक्सरसाइज में हमें ध्यान रखना है कि हमारा लेग और अपर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए और बस सिंपली पैर को ऊपर हवा में उठाना है बेड से लगभग 45 टू 60 डिग्री या फिर लगभग 12 से 15 इंच ऊपर और इसे 10 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे से डाउन। फोर्थ एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज वैसे तो हमारे लोअर बैक के लिए होती है, लेकिन ये हमारे घुटनों के दर्द में भी यूज़फुल होती है। क्यों यूज़फुल होती है? क्योंकि हमारे घुटने और बैक की मसल अटैचमेंट की वजह से इन दोनों के बीच एक क्लोज रिलेशन होता है। मान लीजिए अगर किसी को लंबे वक्त से घुटनों में दर्द है तो चांसेस है कि कुछ टाइम बाद उसको लोअर बैक में भी दर्द हो सकता है और इसी तरह अगर किसी को लंबे वक्त से कमर में दर्द है तो चांसेस हैं कि उसको घुटनों में भी दर्द हो सकता है। इसलिए हमें अपने घुटनों के दर्द को कम करने के लिए, उन्हें हेल्दी बनाए रखने के लिए अपनी लोअर बैक को भी मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज को किस तरह करना है, बस सिंपली इसमें भी बेड पर लेट जाएंगे, अपने दोनों घुटनों को बैंड कर लेंगे, दोनों हाथ हमारे साइड में रहेंगे और बस अपनी लोअर बैक को ऊपर हवा में उठाना है
और 10 काउंट्स के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन डाउन। फिफ्थ एक्सरसाइज में हम किसी ऊंची जगह पर बैठ जाएंगे जहां हमारे पैर फ्रीली मूव कर सकें, और बस टॉवल का एक रोल या एक कुशन लेकर अपने दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे। और इस एक्सरसाइज को भी हम 3 स्टेप्स में करेंगे। फर्स्ट, दोनों घुटने से टॉवल रोल को अंदर प्रेस करेंगे। सेकंड, अपने लोअर लेग को ऊपर हवा में उठाना है। एंड थर्ड स्टेप में दोनों एंकल को अपनी तरफ पुल करेंगे, और इस पोजीशन को भी हमें 10 काउंट्स के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डाउन। और इस एक्सरसाइज को भी हमें बाकी एक्सरसाइज की तरह 10-10 रिपीटेशन के 3 सेट करने हैं। एक बहुत कॉमन सी कहावत आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से ज़्यादा परहेज ज़रूरी है। और बिल्कुल सही बात भी है। घुटनों के दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी हमें कुछ प्रिकॉशन का लेना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो के आखिरी पार्ट में चलिए जानते हैं वो प्रिकॉशन कौन कौन सी है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि हमारे टोटल बॉडी वेट का 75% वजन हमारे घुटनों पर पड़ता है, और हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा चलने फिरने या खड़े होने में ही गुजरता है। बहुत सीधा सा फंडा है, जितना ज़्यादा बॉडी का वेट उतना ही ज़्यादा घुटनों पर दबाव और उतनी ही तेज़ी ऑस्टियोआर्थराइटिस का हमारी ज़िंदगी में आना। इसलिए हमें एक हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करना, ओबेसिटी या मोटापे को कम करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हालांकि वज़न कम करना आसान काम नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। वज़न कम करने या एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करने के तरीकों पर भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए इस चैनल पर वीडियो लेकर आने वाला हूँ। जब हम ज़मीन पर बैठते हैं तो हमारे घुटनों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। हालांकि यंग एज में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ऐसा करने से हमारी प्रॉब्लम और तेज़ी से बढ़ेगी। तो बेहतर है कि ज़मीन पर बैठना अवॉइड कीजिए। ये जो 5 एक्सरसाइजेज मैंने आप लोगों को बताई हैं, इन्हें करने में महज 10 से 15 मिनट ही लगेगा। इतना वक्त तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। इन एक्सरसाइजेज के अलावा कुछ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज जैसे कि स्विमिंग एंड साइकिलिंग भी हेल्पफुल रहती हैं। सीधा सा फंडा ये है कि हमें अपनी मसल्स को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो ज़्यादातर दबाव को खुद ही झेल दें और हमारे घुटने पर कम से कम दबाव आए। एडवांस स्टेज में हमारी चाल भी कुछ इस तरह से हो जाती है, जिससे हमारे घुटनों पर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता है और हमारे घुटने खराब होने की प्रोसेस और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ऐसे में हमें स्टिक का यूज़ करना चाहिए। ये मत सोचें कि अच्छी नहीं लगेगी, पड़ोसी देखेगा, कोई क्या सोचेगा। अरे भाई, सोचता है तो सोचता रहे। घुटनों में दिक्कत हमें है और हमें ही ठीक करनी है। अच्छी फिटिंग और सॉफ्ट कुशनिंग वाले शूज़ कुछ हद तक हमारे जॉइंट पर पड़ने वाले प्रेशर को कम कर देते हैं। वहीं हील वाले शूज़ हमें अवॉइड करने चाहिए, और जिन लोगों को फ्लैट फुट है उन लोगों को आर्च सपोर्ट वाले शूज़ ही पहनने चाहिए। गर्म सिकाई करने से दर्द और स्टिफनेस में राहत मिलती है, और अगर स्वेलिंग है तो ऐसे में आप ठंडी सिकाई भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इस कंडीशन में आप ठंडी या गर्म कोई भी सिकाई कर सकते हैं जो आपको सूट करे, और एक बार में लगभग 20 से 30 मिनट ये सिकाई ज़रूर करनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज में कोई खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उसे कम करना शुरू कर दें, और साथ ही नीचे ज़मीन पर बैठना भी बंद कर दें। और सेकंड, एक अच्छी डाइट के साथ साथ जो एक्सरसाइजेज आपको एक्सप्लेन की हैं उन्हें भी करना शुरू कर दें। सेकेंड स्टेज में हमें फर्स्ट स्टेज की चीज़ों के साथ साथ घुटनों की सिकाई करना भी शुरू कर देना चाहिए। ये टाइम बहुत क्रूशियल होता है, तो ऐसे में बेहतर है कि अपने फिजियो का सुपरविजन ज़रूर रखें। थर्ड स्टेज में हमें सेकेंड स्टेज वाली चीज़ों के साथ साथ कुछ चीज़ें और ऐड करनी होंगी। नंबर 1, लंबे वक्त तक खड़े होकर काम करना या फिर सीढ़ी चढ़ना उतरना हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई काम खड़े होकर कर रहे हैं तो बेहतर है कि बीच में ब्रेक ले लें, लेकिन चलना फिरना बंद बिल्कुल ना करें। भले ही कम चल पाएँ, ब्रेक ले लेकर चलें, लेकिन चलें ज़रूर। नंबर 2, चलते वक्त या फिर खड़े होकर काम करते वक्त हमें हिंज नी ब्रेस पहनना चाहिए। ये ब्रेस घुटनों पर पड़ने वाले दबाव को कुछ हद तक कम कर देता है। नंबर 3, चलते वक्त झूलते हुए चलना या फिर पेंगुइन वॉक से बेहतर है कि स्टिक का यूज़ करें। स्टिक यूज़ करने से हमारी चाल भी सीधी रहेगी और हमारे घुटनों पर प्रेशर भी कम रहेगा। नंबर 4, इन एक्सरसाइजेज के अलावा कुछ एडिशनल जॉइंट स्पेस को बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेज भी हमें ऐड करनी होंगी। ये एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हैं, मेरी आने वाली अगली वीडियो इन्हीं एक्सरसाइजेज पर है। स्टेज 4, इस स्टेज में दिक्कत की बात यह है कि नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचता, तो बेहतर है हमें इस स्टेज तक पहुंचने से खुद को बचाना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है
कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, किसी के दर्द को कम कर सकती है, तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर फॉरवर्ड करें और उनकी हेल्प करें। और इस तरह की हेल्थ से रिलेटेड और आजकल की कॉमन प्रॉब्लम से बचने वाली वीडियोस के लिए जुड़े रहें इस चैनल से। मैं हूं आपका अपना पर्सनल फिजियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।